हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में कौन से प्रकार के बैंक्स रहते हैं, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको टोटल आज इस वीडियो में 8 प्रकार के बैंक्स बताऊंगा कि हमारे इंडिया में जो 8 प्रकार के बैंक्स रहते हैं वो कौन से रहते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। फर्स्ट तो आ गया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारे इंडिया का? आरबीआई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ईच कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक दैट रेगुलेट्स ऑल द अदर बैंक्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक रहता ही है जो दूसरे जो भी बैंक रहते हैं उनको रेगुलेट, मतलब उनको संभालने के लिए, उनको चलाने के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक is to act as a government's bank and guide and regulate the other banking institution in the country। सो मेन फंक्शन रहता है सेंट्रल बैंक का कि वो एज ए गवर्नमेंट बैंक उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है समझ के उसको ट्रीट किया जाता है। और जो भी दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रहते हैं एक कंट्री में, उन सबको रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस क्या रहते हैं? गाइडिंग अदर बैंक जो छोटे छोटे बैंक्स रहते हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, इन सबको गाइड करता है सेंट्रल बैंक। इशूइंग करेंसी, जो भी करेंसीज होती है, अब जैसे नए नए करेंसी आती है या तो फिर नई करेंसी स्टैब्लिश करने का रहता है, वो सब भी काम करता है सेंट्रल बैंक। इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज जो भी रहते हैं एक कंट्री की, वो सब भी इम्प्लीमेंट करता है एक सेंट्रल बैंक। सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम रहता है एक कंट्री का, वो सबको सुपरवाइज करता है सेंट्रल बैंक। ये था सेंट्रल बैंक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बैंक। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। These banks are organized under the state governments act. They give short term loans to the agriculture sector and other allied activities। सो ये बैंक्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये मेन इनका मोटिव रहता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहता है ना, उनको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक। द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स। सो कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन गोल रहता है कि सोशल वेलफेयर, कहाँ से भी जाके सोसाइटी का वेलफेयर होना, सोसाइटी का वेलफेयर लोन दे के प्रोवाइड करना बोल के कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन मोटिव रहता है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स में 3 टायर रहते हैं। फर्स्ट ये कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे रहते हैं, सेकंड ये कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं, और ये थर्ड कोऑपरेटिव बैंक विलेज लेवल पर भी रहते हैं। इसलिए 3 टायर में स्ट्रक्चर किया गया है कोऑपरेटिव बैंक्स। फर्स्ट रहते हैं स्टेट लेवल, सेकंड रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, थर्ड रहते हैं विलेज लेवल। नेक्स्ट बैंक देखेंगे। नेक्स्ट बैंक है कमर्शियल बैंक्स ऑर्गेनाइज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सो जो भी कमर्शियल बैंक्स रहते हैं वो 1956 जो कंपनीज एक्ट रहता है उसके तहत इसको स्टैब्लिश करना पड़ता है। दे ऑपरेट एंड कमर्शियल बेसिस एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। सो कमर्शियल बेसिस मतलब बिजनेस के मोटिव से ही ये बैंक्स बनाए जाए, स्टैब्लिश किए जाते हैं, और इनका मेन प्रॉफिट रहता है, मेन एम रहता है इनका प्रॉफिट कमाने का। They have a unified structure and are owned by the government और स्टेट और प्राइवेट एंटिटी। सो इनका एक अलग ही स्ट्रक्चर रहता है बैंकिंग सिस्टम का। ये बैंक या गवर्नमेंट भी ये ओन करती है, या तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट भी ओन करती है, या तो फिर ये प्राइवेटली भी ये बैंक को खोला जा सकता है। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रैंकिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। सो जितने भी रूरल में भी ये बैंक खुल सकते हैं या तो फिर अर्बन एरियाज में भी ये बैंक को खोला जा सकता है, मतलब ये बैंक सिटीज़ में भी पाए जाते हैं और विलेजेस में भी पाए जाते हैं। दिस बैंक डू नॉट चार्ज कंसेशनल इंटरेस्ट अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय द आरबीआई। सो ये बैंक्स जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते या कम कर सकते जब तक इनको आरबीआई इंस्ट्रक्ट नहीं करता। पब्लिक डिपॉजिट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ फॉर दिस बैंक्स। जो पब्लिक डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में, जो पैसा जमा करते हैं, वो पैसे जमा करने से ही इनका खर्चा चलता है। मतलब ये कुछ अपने पैसों से बैंक स्टैब्लिश नहीं करते, जो पब्लिक पैसा देती है, जमा करती है, उन पैसों से ही ये लोन दूसरों को देते हैं। इसका मतलब इनका मेन चलता है वो पब्लिक डिपॉजिट से ही इनका मेन बैंक चलता है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में कमर्शियल बैंक को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी जिसको गवर्नमेंट ओन करती है या तो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। मतलब 50% से भी ज़्यादा शेयर्स या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ऐसे पब्लिक सेक्टर में एग्जांपल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो एक प्राइवेट ओनर ओन करता है उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल आता है आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एग्जांपल है वो। उसके बाद फॉरेन बैंक्स मतलब जिसका मेन ब्रांच आउटसाइड है, आउटसाइड कंट्री में है, बट उसका एक ब्रांच इंडिया में है, उसे फॉरेन ब्रांच कहा जाता है, फॉरेन बैंक कहा जाता है। उसके एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप कोऑपरेटिव लिमिटेड। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, ये एग्जांपल आते हैं फॉरेन बैंक्स में। तो ये होगा कमर्शियल बैंक्स हमारा। हमने अब तक 3 देखा। फर्स्ट हमने देखा सेंट्रल बैंक, सेकंड हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड हमने देखा कमर्शियल बैंक। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स दैट प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक। सो नाम से ही पता चल गया होगा कि रूरल बैंक्स, ये इसका मेन, ये इस बैंक का मेन मोटिव रहता है कि जो भी रूरल सेक्टर्स में जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं या तो फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज रहते हैं, उनको क्रेडिट देने का काम, उनको लोन देने का काम करता है रीजनल रूरल बैंक्स। RRBs were established in 1975 and are registered under a Regional Rural Bank Act 1976। सो आरआरबी फर्स्ट बैंक इसका स्टैब्लिश हुआ था 1975 में, बट इसका रजिस्ट्रेशन होता है रीजनल रूरल बैंक बोल के एक्ट है 1976 एक्ट, उस एक्ट में इस बैंक को रजिस्टर करना पड़ता है। RRBs आर जॉइंट वेंचर्स बिटवीन द सेंट्रल बैंक 50%, स्टेट बैंक 15% एंड कमर्शियल बैंक 35%। सो आरआरबीज क्या रहते हैं, आरआरबीज के शेयर्स को डिवाइड किया जाता है। इसमें सेंट्रल बैंक के 50% शेयर रहते हैं, स्टेट बैंक के 15% शेयर रहते हैं और कमर्शियल बैंक्स के 35% शेयर रहते हैं आरआरबीज में। वन आरआरबीज कैनॉट ओपन इट्स ब्रांच इन मोर देन 3 जियोग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। सो जो भी 3 जियोग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं ना, वहाँ पर ये बैंक सॉरी सो 3 जियोग्राफिकल एरिया में और एक ब्रांच नहीं खोल सकते बोल के रीजनल रूरल बैंक का ये एक रूल है। नेक्स्ट फिफ्थ वन दिस लोकल एरिया बैंक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर 1996। 1996 में इसका फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस हुआ। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेटली इस बैंक को चलाया जाता है और प्राइवेटली ओन किया जाता है। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकल एरिया बैंक्स। प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना ही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इस तरह की बैंक्स का। लोकल एरिया बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सो लोकल एरिया बैंक्स 1986 कंपनीज एक्ट के तहत इसको ऑर्गेनाइज या स्टार्ट करना होता है। एट प्रेजेंट देर आर ओनली 4 लोकल एरिया बैंक्स आर विच आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। सो आज के ज़माने में एट प्रेजेंट सिर्फ चार लोकल बैंक्स हैं, वो साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। यानी साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ये एरिया में पाए जाते हैं ये 4 बैंक्स। सिक्स्थ बैंक है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। सर्टन बैंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्पेशल पर्पज ओनली, सच बैंक्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक्स। दीज इंक्लूड, कुछ बैंक एक कुछ खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, उस खास मकसद के लिए उसी को स्पेशलाइज्ड बैंक कहा जाएगा। अब जैसे एग्जांपल है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। ये बैंक का मेन पर्पज़ रहता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज रहते हैं रूरल एरियाज़ में या तो फिर अर्बन एरियाज़ में भी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज रहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का मेन मोटिव रहता है इस इंडस्ट्री का। SIDBI। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, इस बैंक का मेन पर्पज़ रहता है। अब जैसे आप कोई सा चीज़ या कोई सा भी वस्तु आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या तो फिर इंपोर्ट लेना चाहते हैं, तो इस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर आपको लोन देने का काम करता है एक्सिम बैंक। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट के लिए या तो फिर एग्रीकल्चर के लिए लोन देने का काम करता है नाबार्ड। सो स्पेशल पर्पज़ के लिए बैंक बनाए जाते हैं, उस स्पेशल पर्पज़ को बनाए जाने वाले को बैंक को स्पेशलाइज्ड बैंक कहा जाएगा। 7th है स्मॉल फाइनेंस बैंक।
As the name suggests, these type of banks look after the micro industries and small farmers and the unorganized sectors of the society by providing them loans and financial assistance. अब जैसे नाम से ही पता चल गया होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मेन मेन मोटिव रहता है इस तरह का बैंक का कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है या तो फिर फार्मर्स है या तो फिर एक सोसाइटी में और ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन सबको लोन देने का काम करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक. दीज बैंक्स आर गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. तो ये बैंक को भी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो भी सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई इंडिया ही इस बैंक को गवर्न या मतलब ऑर्गेनाइज करता है. लास्ट हमारा टाइप है पेमेंट्स बैंक. सो a newly introduced form of banking, the payments bank have been conceptualized by the Reserve Bank of India. सो एक नई तरह का सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम आया जिसका नाम पेमेंट बैंकिंग है, और ये पेमेंट बैंकिंग को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही निकाला है. ऑप्शंस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, द इश्यू ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड कैन बी डन थ्रू द पेमेंट्स बैंक. सो पेमेंट्स बैंक में क्या क्या आता है? ऑनलाइन बैंकिंग. ऑनलाइन बैंकिंग में क्या आता है? फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम. हम अब इजीली मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं? पेमेंट्स बैंक की वजह से. सो मोबाइल बैंकिंग भी वही, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे. एटीएम से आप कभी भी और कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं. 24 आवर्स आप पैसे निकाल सकते हैं. डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, ये आपको पेमेंट बैंक की तरफ से ये आपको फैसिलिटीज़ मिलती है. अब जैसे एग्जांपल्स आते हैं पेमेंट बैंक में, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक. ये सब एग्जांपल्स है पेमेंट्स बैंक के. सो ये थे हमारे 8 टाइप्स के बैंक. थोड़ा वीडियो फास्ट हुआ है क्योंकि वीडियो छोटा रहा और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, शॉर्ट एंड बेस्ट वीडियो एक्सप्लेन किया हूँ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस जो लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है उसके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने पिछले वीडियोस समझाए हूँ फर्स्ट मॉडल के ऊपर, उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच.